हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत दिनों से अपनी क्लास नहीं हो पाई है, अब रेगुलर आपकी क्लास आएगी। एक तो सबसे पहले मैं एस्टेट के लिए आपको बताना चाहूँगी कि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, 99% वो एग्ज़ाम जो है अप्रैल मिड या फिर मई के फर्स्ट वीक में जाएगा। हो सकता है इससे भी थोड़ा सा लेट हो जाए, यानी कि वो मई के एंड तक भी चला जाए। भाई वैसे तो होने को कुछ भी हो सकता है कि एग्ज़ाम मतलब चाहें तो ये उससे पहले भी ले सकते हैं, पर 99% श्योर कि मुझे मतलब किसने ऑथेंटिक ही बताया है ये चीज़ कि एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है। 99% एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अप्रैल मिड या मई के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम होगा एस्टेट का। तो जिसने डीएसएसबी का फॉर्म भर रखा है वे एक बार के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को साइड हो जाना चाहिए एस्टेट से, क्योंकि आपको डीएसएसबी पे फोकस करना चाहिए। वो जॉब है और इसमें अभी बहुत टाइम है। एससेट के लिए बहुत टाइम है। आप ना तो इतने दिन अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे। अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं भर रखा है तो मोटिवेट आपको खुद ही रहना पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन एग्ज़ाम अभी नहीं है, ये श्योरिटी है। ठीक है, तो आज हम डीएसएसबी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं साथ साथ करवाऊंगी और आपको क्लासेस भी अब रेगुलर ही मिलेगी। रेगुलर आपकी क्लास आएगी, मतलब मैं कोशिश करूंगी अब तो कि श्योर आपकी क्लास आए, क्योंकि डीएसएसबी के लिए हमें तैयारी करना, अब ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। तो और एक आपसे ये कहना है कि ये चैनल डीएसएसबी जो मैथ्स के लिए डीएसएसबी का प्रिपेयर करा उसके लिए बेस्ट चैनल रहेगा। आप मैंने 4 बुक कंप्लीट करवा दी है, 5th बुक चल रही है। अब मैं साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, ये क्वेश्चन सारे के सारे में एक बुक है सीयूईटी के लिए। आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि वो लेनी है, ठीक है, क्योंकि एक तो ना इसके सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक्स है बुक के। मैं तो उसी बुक में से करवा रही हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। लेकिन भाई ये मुझे इतनी अच्छी बुक लगी नहीं। वैसे आपकी चॉइस, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लो। एक तो इसके जो आंसर है वो बहुत गलत दे रखे हैं। आज भी हम करेंगे, आप देखना, बहुत सारे आंसर जो है वो गलत दे रखे हैं। मैं कोशिश करूँगी क्वेश्चन के जो आंसर है, मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क नहीं करवाऊँगी, कोशिश तो यही रहेगी। लेकिन बुक के अंदर आप कंफ्यूज मत होना, बुक के अंदर उनके आंसर रॉन्ग दे रखे हैं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़िए और एक इसके सारे क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसके लेंथी है। कुछ क्या मैं ये कहूँ, 50% क्वेश्चन लेंथी है, नेट लेवल के है, जो कि इतने बड़े क्वेश्चन पहली बात तो डीएसएसबी में आएंगे नहीं। और अगर डीएसएसबी में आ जाते हो और आप वो करने बैठ जाते हो तो वो आप कंपटीशन में वैसे ही बाहर हो उसमें, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है ना। 36 सेकंड मिल रहे हैं हमें क्वेश्चन को करने के लिए। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगी। आप लोग, मैं इसी बुक के क्वेश्चन करवाऊंगी जो भी मतलब इजी क्वेश्चन रहेंगे। वो कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देंगे जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होंगे। ठीक है, आपको अगर बुक खरीदनी है तो आपकी चॉइस है। अगर नहीं भी खरीदनी है आपकी तो ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आज रोज़ अपनी वीडियो देख के इसमें मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो, वैसे खरीदना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद सकते हो, वो तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। चलो भाई, फिर करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एस अपने पास दे रखा जिसके अंदर एलिमेंट रहेंगे 110 213, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर ऑफ R3 इज नॉट द स्पैनिंग सेट ऑफ एस। भाई कौन सा वेक्टर इससे स्पैन नहीं होगा? स्पैन का मतलब पता क्या होता है? इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा। मैंने वो एक वेक्टर सपोज कर लिया ABC है, और आप उसको किस तरह से करोगे? आप x इंटू में ये जो गिवन वेक्टर होता है, जैसे ये गिवन है 110, और प्लस में अपने पास y, और यहाँ पे रखना है 213। अगर इस x और y की वैल्यू ABC में आप निकाल पा रहे हो तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, अदरवाइज वो वेक्टर लिखा नहीं जाएगा। जीरो वेक्टर के तो हर किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमेशा लिख सकते हैं, तो ये तो अपना कभी भी, ये कह रहा है नोट स्पेनिंग सेट, ये तो इसका स्पेनिंग जरूर होगा, क्योंकि आप लिख सकते हो ना इसको जीरो, इसको ऐसे लिख दोगे ना, 0 इंटू में 110 और प्लस 0 इंटू में 213, तो ये लिखा गया 0 0। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में देखना है। ये भी आप करोगे तो आपके पास एक्स और वाई को ABC में लिख पाओगे, इसमें भी मतलब इनके इसको भी लिख पाओगे, इसको भी लिख पाओगे, लेकिन इसको नहीं लिख पाओगे। इसको क्यों नहीं लिख पाओगे? देखो, इसको जैसे मैंने लिख लिया 123, अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहूँ A इंटू में 110 और B इंटू में 213, देखो
ये अपने पास आ जाएगा पहला कोऑर्डिनेट a और प्लस में 2b, a प्लस टू बी इज इक्वल टू है 1। फिर आपको करना है a प्लस बी इज इक्वल टू कितना कह रखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू में ये वाला 2, और यहाँ से अपने पास 0 प्लस 3b इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ b की वैल्यू 1 रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आई 2, यहाँ b की वैल्यू 1 रखोगे तो a की वैल्यू आएगी -1। दोनों चीज़ें सेम नहीं आई, तो इसका मतलब ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये पूछ रहा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर इज नो वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 1। भाई ये कह रहा है कि कोई वेक्टर स्पेस ही नहीं हो सकता डायमेंशन 1 का। ये लो भाई, ये हो गया। इसकी डायमेंशन कितनी है 1 है। एक अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो उसकी डायमेंशन 1 होती है। हमें ये नहीं देखने, ये तो x y z अपने पास है। अगर उसकी डायमेंशन 1 है, मैंने ऐसे एक सेट ले लिया ये वाला, तो इसके अंदर एक ही वेक्टर है तो इसकी डायमेंशन 1 होगी, तो ये बात तो गलत होगी। फिर नेक्स्ट कह रखा है एनी 3 वेक्टर ऑफ ए वेक्टर स्पेस। करेक्ट कह रहा है ना, ये कह रखा है एनी 3 वेक्टर ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। भाई जब भी किसी वेक्टर के अंदर ये आ जाए, एक ये ले लिया मैंने, दो कोई भी ले लो, 1 2 3 ले लो, कुछ भी ले लो, और नेक्स्ट ले लिया 4 5 6, मैंने ये ले लिए, ये 3 वेक्टर ले लिए। इसने कहा ना एनी 3, जब भी 0 0 वेक्टर अगर कोई सेट अगर कंटेन करता है तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। 0 वेक्टर जिसके अंदर आ जाएगा इसको बोलते हैं 0 वेक्टर, जिसमें सारे एलिमेंट 0 वेक्टर। 0 अगर वेक्टर को कंटेन कर रहा है तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इसका डेटर्मिनेंट लोगे, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है इनसे तुम जो भी मैट्रिक्स बनाओगे उसका डेटर्मिनेंट लोगे वो 0 आएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी। तो ये तो अपने पास हो गया। ये कह रखा कोई भी 3 वेक्टर हो, तो ये बात भी गलत होगी, ये भी गलत है। देयर इज वन एंड ओनली वन बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। क्यों भाई, एक बेसिस क्यों होगा फाइनाइट डायमेंशन का। मैंने ये ले लिया 1 0 0 0 1 0, कितने भी ले लो 0 0 1, ये मैंने 3 ले लिया। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है, इसकी डायमेंशन 3 है और सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसके बेसिस में 3 एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन ये कह रखा है कि कोई भी फाइनाइट वेक्टर, ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, इसके बेसिस में 3 एलिमेंट है, फाइनाइट है। ये कह रखा है सिर्फ देयर इज ओनली वन बेसिस, जबकि इसके बेसिस कितने हैं, 3 है, तो अपने पास ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बचा एक ही ऑप्शन, और करेक्ट क्या कह रखा, देखो करेक्ट क्यों है ये। इफ ए नॉन जीरो वेक्टर स्पेस V जनरेटेड बाय ए फाइनाइट सेट S, ये कह रखा है कि एक नॉन जीरो वेक्टर है V जो जनरेट हो रहा है फाइनाइट सेट S से, तो ये कह रखा है देन V कैन जनरेट बाय ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ S। तो V को लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ S से जनरेट करेंगे, बिल्कुल इसका ये जो है ये क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर गलत दे रखा है भाई, बुक में इसका आंसर गलत दे रखा है। देखो पहला दे रखा है W1, भाई इसके अंदर देखो ये है, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, आपके पास कितने आर्बिट्रेरी नॉन जीरो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 4 है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 4। इसकी डायमेंशन W2 की भी कितनी होगी 4। इंटरसेक्शन में कौन सी आएगी, पहला देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, W1 और W2 में कॉमन। देखो भाई पहले में बोला हुआ है, पहला W1 कहता है कि फर्स्ट एंट्री 0 होनी चाहिए, और W2 कहता है सेकंड एंट्री 0 होनी चाहिए, और नेक्स्ट पे कोई कंडीशन नहीं है, W3 W4 W5, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं, इसकी जगह कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं नॉन जीरो, लेकिन ये फिक्स कर दिया कि 0, तो इस पर कितनी नॉन जीरो एंट्रीज है 3, तो अपने पास आर्बिट्रेरी एंट्रीज हो सकता है ये भी 0 हो, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी होगी 3 की, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 3। ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन दे रखा होगा इसका D जो कि गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये दे रखा है, डायमेंशन पूछ रहा है वेक्टर स्पेस की, और वो कैसा है अपने पास, देखो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है, ये देखो भाई ये लिख रखा है x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट दे रखा है x1 + 2 x2 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट दे रखा है x2 - x3 इज इक्वल टू 0। इसमें कितने वेरिएबल दे रखे हैं, x1 x2 x3, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थी। लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो है ना इज इक्वल टू में 0 लिख रखा है सबके, ये होमोजीनियस रिस्ट्रक्शन है, ये कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजीनियस रिस्ट्रक्शन है। देखो वैसे तो 3 रिस्ट्रक्शन दे रखे हैं, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट सिर्फ 2 है, x2 = x3 यहाँ पे पुट करोगे, और ये दोनों या तो इन दोनों को ले लो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, या इन दोनों को ले लो, सॉरी, या फिर इन दोनों को या
फर्स्ट और लास्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट और सेकंड भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आपको ये देखना है लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजेनियस रिस्ट्रक्शन कितनी है 2, और ये कितने हैं 3, 3 माइनस 2 डायमेंशन होगी 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें ये दे रखा कि 3 होगी इसकी डायमेंशन, 3 नहीं होगी, इसकी डायमेंशन 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2x2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, वेक्टर स्पेस दे रखा 2x2 मैट्रिक्स का, लेकिन ये दे रखा है कि W1 क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख देती हूँ, ये दे रखा है x y 0x, ये दे रखा है। ठीक है, और W2 में ये दे रखा है x y z और 0। देखो भाई ये दोनों क्या है सेम है, और एक ये इसके कितने आर्बिट्रेरी, और ये तो 0 है ही। अब W1 इंटरसेक्शन W2 कितना आएगा भाई, यानी कि ये कह रखा है इसमें देखो यहाँ पे 0 मतलब x की वैल्यू 0 होगी, ये 0 होगी तो ये भी 0, तो यहाँ पे अपने पास इसके W1 की डायमेंशन कितनी है, W1 की डायमेंशन होगी अपने पास W1 इंटरसेक्शन W2 की कोई डायमेंशन पूछे तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही बचा ना अपने पास। यहाँ पे कह रखा है एक्स जेड, देखो यहाँ पे जेड दे रखा है, यहाँ पे 0, तो ये तो एंट्री अपने पास 0 होगी अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊँ। यहाँ पे दे रखा है अपने पास 0, यहाँ पे एक्स, लेकिन ये दोनों तो सेम होने चाहिए, ये कह रहा है सेम होगा तो ये भी 0, तो क्या बच गया वाई बच गया अपने पास। तो कितनी नॉन जीरो एंट्रीज है एक, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी 1 होगी। नेक्स्ट दे रखा है कि अपने पास इफ 1 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए इनफाइनाइट फील्ड एफ, फील्ड कैसी दे रखी है इनफाइनाइट दे रखी है, सच दैट द डायमेंशन अपने पास कितनी दे रखी है डायमेंशन 2 है, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबस्पेस ऑफ वी, ये पूछ रखा है कि कितने सबस्पेस हो सकते हैं। ठीक है, कितने सबस्पेस हो सकते हैं। एक मिनट भाई मैं इसका क्वेश्चन देख लेती हूँ, ये अच्छे से क्लियर नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है V अपने पास एक वेक्टर स्पेस दे रखा है इनफाइनाइट फील्ड का, सच दैट द डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबस्पेस पूछ रहा है कितने होंगे। डायमेंशन कितनी है इसकी 2 है, फील्ड अपने पास इनफाइनाइट है, जितनी उसकी डायमेंशन होती है ना उतने ही नहीं बनते। देखो 0 डायमेंशन का भी बन सकता है सब स्पेस, 1 डायमेंशन का भी सब स्पेस बन सकता है, 2 डायमेंशन का भी सब स्पेस बन सकता है। तो कितने नंबर ऑफ सब स्पेस बन सकते हैं, अगर डायमेंशन n दे रखें तो उसमें n+1 सब स्पेस बन सकते हैं, तो इसके कितने सब स्पेस बन सकते हैं 3। अगर फील्ड इनफाइनाइट है तभी होगा ये, फील्ड वैसे हमेशा ही इनफाइनाइट ही होगी, फाइनाइट फील्ड होगी तो फिर अलग होगा। फिर कैसे होगा, फाइनाइट फील्ड कैसे टाइप की होती है ZP टाइप की होती है, तो उसके अंदर ये होता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 के लिए आ सकता है, 2 के लिए p की वैल्यू 3 हो सकती है, p की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन उस पर वो फील्ड नहीं बनाएगा 4 पे, या p प्राइम नंबर होगा नहीं तभी फील्ड बनाएगा। ये फाइनाइट फील्ड होती है जब p प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल लाई इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, आपको पूछ रहा है कि कौन सा इसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। देखो भाई s दे रखा है 1 और 1 + x हो गई है, लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने बताया इसको a इंटू में दिस और प्लस में b इंटू में जो भी ये दे रखा है यहाँ लिख दो। ठीक है, a और b की अगर वैल्यू निकाल पा रहे हो आप तो अपने पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, अदर नहीं लिखा जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास दे रखा है आंसर में, लेकिन ये नहीं होगा। कैसे हो जाएगा देखना, 100x² चाहिए, तो मैं b की जगह अगर मैंने यहाँ 100 ले लिया तो यहाँ पे 100x² 100x और प्लस में अपने पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ कांस्टेंट टर्म को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ देखो 10 आया हुआ है, इसको मैं कभी भी चेंज नहीं कर पाऊँ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को अगर यहाँ 100 है तो यहाँ मैं माइनस के 99 लिख सकती हूँ, नहीं सॉरी 90 लिख सकती हूँ ना माइनस के, तो अपने पास 10 बचेगा। लेकिन x वाले को कैसे चेंज करोगे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा 1 इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, कंसिडर द रियल वेक्टर स्पेस R3, द सब स्पेस दे रखा अपने पास y इज इक्वल टू x कह रखा, जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। देखो कंडीशन दी हुई, कैसे कैसे सब स्पेस बनेंगे, y इज इक्वल टू x। देखो भाई पहला देखो x 1 1 है, x की जगह 1, ये x होता है, ये y ये z कोऑर्डिनेट होता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, यहाँ x1 y1 z1 x2 y2 z2। देखो भाई 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी 0 0 दे रखा है, तो ये अपने पास सही है। इसमें देखो ये सेम है लेकिन इसमें सेम नहीं है, इसमें देखो ये सेम नहीं है,
इसमें भी ये सेम नहीं, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। x इज इक्वल टू वाई, सब स्पेस कैसा होना चाहिए, इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, z कुछ भी हो लेकिन x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। देखो नेक्स्ट अपने पास क्या रखा 9th में, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स आर अपने पास x1 x2 बिलोंग्स टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस। पूछ रहा है कौन सा सब स्पेस बनेगा। भाई कभी भी अगर सब स्पेस चेक करना हो आपको, एक तो अपने पास कभी भी नॉन जीरो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए x इज इक्वल टू 1 दे दिया जाए, या फिर अपने पास x इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू में इस तरह से दे दी जाए, तो ये अपने पास कैसी जीरो हो ना, होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शन हो कोई बात नहीं, नॉन होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, वो सब स्पेस नहीं बनेगा। कभी भी ग्रेटर देन लेस देन वाला सब स्पेस नहीं बनते, ये सब स्पेस नहीं बनेगा, कभी भी आ जाए ग्रेटर देन लेस देन सब स्पेस नहीं बनेगा। ये कह रहा है x1 की जगह कोई भी रियल नंबर, यहाँ इसने फिक्स कर दिया कि जीरो है, तो ये सब स्पेस बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास ग्रेटर देन लेस देन वाली, ये कभी भी कंडीशन होगी, ये सब स्पेस नहीं बनाएंगे। और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, ये क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता अंडर एडिशन, क्लोज प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, इन सब में क्लोज प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास, ये पूछ रहा है जेड पी फील्ड है अपने पास, फाइनाइट फील्ड होगी, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस कह रखा। जब भी आपसे डिस्टिंक्ट बेसिस की बात करेंगे, कितने नंबर ऑफ बेसिस हो सकते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट बेसिस कहें, देखो p की पावर n-1 p की पावर दिस, ये होते हैं नंबर ऑफ बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस कहें अगर, ये कहता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस, और एक कह सकता है नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस कहेगा या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस कहेगा। देखो डिस्टिंक्ट बेसिस कह रखा है तो ऑप्शन आएगा इसका 1, क्या आ जाएगा p की पावर n-1 p की पावर n-p अप टू p की पावर n p की पावर n-1 बाय में n फैक्टोरियल। लेकिन अगर ऑर्डर्ड बेसिस कह देगा तो यहाँ से n फैक्टोरियल हट जाएगा, ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस कह रखा है तो डिवाइडेड बाय में n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रखा कि s और t अपने पास दो सब स्पेस है, डायमेंशन कितनी दे रखी है, r की पावर 24, यानी कि 24 डायमेंशन के ऊपर बना रहा है, सच दैट द डायमेंशन s की डायमेंशन दे रखी 19, t की डायमेंशन दे रखी 17। देन ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डायमेंशन s इंटरसेक्शन t। देखो भाई जो अपने पास सम होता है ना, सम एस जैसे W1 प्लस W2 है, इसकी डायमेंशन जो होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2। तो ये 19 और 17 सम की डायमेंशन जो है वो लेस देन इक्वल टू, इनका जो मिनिमम होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 17 होगी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या होगी, सॉरी W1 प्लस W2 की जो डायमेंशन, सॉरी गलती होगी भाई, जो डायमेंशन होती है W1 प्लस W2 की जो डायमेंशन होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी मैक्सिमम ऑफ, ग्रेटर देन इक्वल होगी मैक्सिमम ऑफ, किससे मैक्सिमम लेना, डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2। तो 19 और 17 में से मैक्सिमम कौन सा है, 19। तो जो लार्जेस्ट जो डायमेंशन, जो मिनिमम डायमेंशन होगी वो 19 होगी s प्लस डी की, तो s प्लस डी की जो स्मॉलेस्ट होगी वो कितनी होगी, 19 होगी। और ग्रेटेस्ट कितनी होगी भाई, ग्रेटेस्ट होगी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ V, इनमें से सॉरी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, क्या कहा मैंने, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 कोमा डायमेंशन ऑफ V, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे क्या रहेगी, लेस देन रहेगी, और डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 में जो मैक्सिमम होगा उससे क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी। यही चीज़ अगर इंटरसेक्शन के लिए पूछ ले तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू रहती है मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2, इससे तो क्या रहेगी, लेस देन रहेगी। और ग्रेटर देन किससे रहेगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V कोमा 0, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उससे ग्रेटर देन रहेगी। एक बार फिर बता दूं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल होती है मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और कोमा डायमेंशन ऑफ V में से, और ग्रेटर देन इक्वल रहती है मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 में से। और इंटरसेक्शन की जो डायमेंशन होती है वो ग्रेटर देन इक्वल रहती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V और कोमा 0 में से जो मैक्सिमम होता है, और लेस देन इक्वल टू रहती है मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th में क्या है भाई,
ट्वेल्थ में दे रखा है कि अपने पास V कोई भी वेक्टर स्पेस दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ आर डायमेंशनल के सब स्पेस पूछ रखा है, आर डायमेंशनल के सब स्पेस, आर डायमेंशनल के जो सब स्पेस होंगे वो ऑप्शन नंबर रहेगा फोर्थ, क्या है p की पावर n माइनस वन, p की पावर n माइनस पी अप टू p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय p की पावर n माइनस वन अप टू p की पावर n माइनस p की पावर r माइनस वन। ये क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ सब स्पेस हो जाएंगे आर डायमेंशन के, किसी फिक्स डायमेंशनल के पूछ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 13 में करवा रखा है कि लेट एस अपने पास ये दे रखा 1 0 1 अल्फा, और नेक्स्ट अपने पास वेक्टर दे रखा अल्फा 1 0, नेक्स्ट है 1 अल्फा 1, देन एस इज द बेसिस फॉर एस इफ एंड ओनली। कब होगा बेसिस, आपको इसका किस तरह से ये बेसिस कब बनेगा भाई, पहले तो इसकी डायमेंशन 3 है तो 3 डायमेंशनल का ही पूछ रहा है ये, तो अपने पास तुम्हें ये चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है। ये कैसे चेक करोगे भाई, आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स लिखनी है, ये इसके टप्पल बना दो 0 1 अल्फा, नेक्स्ट क्या दे रखा है अल्फा 1 0, नेक्स्ट क्या दे रखा 1 अल्फा और 1। आपको क्या करना है, इसका डेटर्मिनेंट निकालना, जिसके लिए डेटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा ना वो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, ये उसके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये बेसिस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आ जाएगा। तुम इसका चेक करना, डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो अल्फा के ऊपर जो कंडीशन आएगी उसी के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन 3 का ये क्या बन जाएगा, बेसिस बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, देखो भाई एक सेट दे रखा है e की पावर 2x कोमा e की पावर 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये पूछ रहा है ये अपने पास क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट। देखो लीनियरली डिपेंडेंट तब बनता है जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, जैसे e की पावर 2x को किसी से मल्टीप्लाई करके हम e की पावर 3x बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कब, जब x की वैल्यू मैं 0 रख दूंगी तो ये दोनों के दोनों हमेशा इक्वल होंगे, x की वैल्यू 0 रख दूंगी तो हमेशा इक्वल होंगे। लेकिन x की वैल्यू अगर 0 नहीं है ना, कुछ भी नंबर ले आओ, e की पावर 2x e की पावर 3x क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं होंगे, ओवर आर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हो जाएंगे लेकिन रियल में नहीं होंगे, ये ओवर आर ही पूछ रहा है। तो अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, कोई भी इंटरवल ले लो, बस वो 0 उस इंटरवल के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रखा है रियल वेक्टर स्पेस दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये पूछ रखा कौन सब स्पेस बनाएगा। देखो भाई जिस पे मैंने पहले भी बताया, जिस पे होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शन लग रही हो ना वो हमेशा सब स्पेस बनाएगा। पहले वाला x y इज इक्वल टू 0 दे रखा है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब होता है राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए 1x 0, ये 1 की इस 0 की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 आ गया ना इसकी वजह से ये सब स्पेस नहीं बनाएगा, तो ये अपने पास सब स्पेस बनाएगा, ये भी सब स्पेस बनाएगा, ये सब स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि इसने कहा z नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ये अपने पास क्या नहीं बनाएगा, सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो s और t तो सब स्पेस बनाएंगे लेकिन w सब स्पेस नहीं बनाएगा, तो इसने दे रखा होगा जहाँ पे s और t अपने पास सब स्पेस होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन नंबर 16, वी अपने पास रियल वेक्टर स्पेस दे रखा है ऑल मैपिंग ओवर आर, ठीक है। ये दे रखा है अपने पास क्या है, इवन फंक्शन ओड फंक्शन। भाई ये अपनी कॉपी में लिख लो, जो मैं ये करवा रही हूँ बीच बीच में जो चीज़ें लिखवाती रहूँगी, ये चीज़ें इवन फंक्शन और ओड फंक्शन हमेशा सब स्पेस बनाएंगे भाई, ये हमेशा क्या बनेंगे, सब स्पेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इवन फंक्शन आ जाए, ओड फंक्शन आ जाए, या अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए, ये हमेशा क्या बनाएगी, सब स्पेस बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 में अल्फा और बीटा अपने पास दे रखा है, ये पूछ रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, और ये दे रखा है। भाई इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे चेक करोगे आप, इसके एलिमेंट्स को उठा लो भाई, 1 -2 4 3 0 -1, ये अपने पास क्या करो तुम इन एलिमेंट्स को ले लो, और दूसरा ये ले लो 2 -4 8 6 0 -2, ऐसे कर लो ना। a इंटू में सारे एलिमेंट लिख लो 1 -2 दिस, और प्लस में अपने पास b इंटू में ये सारे एलिमेंट लिख लो 2 -4, पहला पहले में जोड़ो, दूसरा दूसरे में जोड़ो, तीसरा तीसरे में, इज इक्वल टू 0 रख दो। पहले कोऑर्डिनेट को 0 से इक्वेट करवाओ, दूसरे कोऑर्डिनेट को 0 से इक्वेट कर, अगर a और b की वैल्यू 0 आ जाती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इनमें से एक भी अगर नॉन जीरो आ जाता है, या तो a नॉन जीरो आ जाए या b नॉन जीरो आ जाए, तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें आप देखोगे a और b दोनों 0 आ जाएंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दूसरे वाला भी देखोगे तो ये भी अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। मैट्रिक्स से भी चेक कर सकते हो, या तो ऐसे ही कर लो, a इंटू में पहले वाला कोऑर्डिनेट f और प्लस में b इंटू में g। आप इसमें क्या करोगे, कोऑर्डिनेट को 0 से इक्वेट करवाओगे, कैसे करवाओगे, u की क्यूब के कोफिशिएंट को 0 से,
यू की कोफिशिएंट को इक्वेट टू 0 और कांस्टेंट को इक्वेट टू 0। अगर वो 0 0 तो आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे अपने पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट, नहीं तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और दूसरा अपने पास मैट्रिक्स बना सकते हो इससे। मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, देखो यू की क्यूब का कोफिशिएंट पहली में कितना है 1, यू स्क्वायर नहीं है तो 0 लिख लो, फिर यू है तो अपने पास 3 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 4। दूसरे का देखना भाई, यू की क्यूब लोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 1, यू स्क्वायर है नहीं, ये अपने पास 4 हो गया, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई ये बताना आपको ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। या फिर दूसरा ये कर सकते हो, मैंने बताया ना a इंटू में f प्लस में b इंटू में g। देखो भाई यहाँ से करोगे a प्लस यू की क्यूब हो गया अपने पास, तो a प्लस बी इज इक्वल टू में 0। तीसरा यहाँ से करोगे तो कितना होगा 3a प्लस में 4b इज इक्वल टू 0, और 4a प्लस 3b भी अपने पास क्या हो जाएगा 0। तो इसमें क्या होना पड़ेगा, a भी 0 होना पड़ेगा, b भी, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है दोनों के दोनों। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में अपने पास क्या दे रखा है, ऐसा अपने पास ये दे रखा है, बी द सबसेट द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, और तीसरा अपने पास ये दे रखा। भाई देखो इससे तुम्हें मैट्रिक्स कैसे बनानी है, पहला कोऑर्डिनेट लिखो 1 1 1, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा 1 1 0, तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा 1 0 0, ये दे दिया। इसका डेटर्मिनेंट निकालो भाई, इसका डेटर्मिनेंट आएगा नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो आ रहा है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, डेटर्मिनेंट सोल्व करना आता है ना, तो डेटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू 0 आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका डेटर्मिनेंट तुम निकालोगे, नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सिमिलरली इसका निकालोगे ना पहले वाले का, ये अपने पास कैसे, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, मतलब आयटा वाले अलग लिखने हैं, ये वाले अलग लिखने हैं, तो ये भी अपने पास क्या आएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा मेथड मैंने बताया ना, ऐसे कैसे लिखोगे, ए इंटू में पहला कोऑर्डिनेट प्लस बी इंटू में दूसरा कोऑर्डिनेट और सी इंटू में तीसरा कोऑर्डिनेट। आयटा के अलग कर लो, रियल पार्ट अलग कर लो, और इक्वेट करवा दो ए प्लस 0 आयटा से, रियल पार्ट से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी। इसमें ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट अगर 0 आ जाते तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वह दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ऑप्शन गलत दे रखा है, सॉल्यूशन में गलत दे रखा है, इसका आएगा दोनों के दोनों बेसिस बनाएंगे, क्योंकि डायमेंशन अपने पास 3 है, 3 ही वेक्टर है और दो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, इफ द सेट ऑफ ऑल implies x1 x2 x3 of a real numbers are from the vector space V, then a subspace denoted by a vertical plane y is equal to में x। पहले तुम्हें ये सबस्पेस पूछ रहा है, ये होगा तो पूछ रहा कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। भाई y इज इक्वल टू एक्स, देखो इसमें y इज इक्वल टू एक्स नहीं है, काट दो, इसमें y इज इक्वल टू एक्स नहीं है, काट दो, इसमें तो है y इज इक्वल टू एक्स, इसमें नहीं है, ये भी काट दो, इसमें y इज इक्वल टू एक्स है, इसमें y, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई पेपर में, सबस्पेस पूछेगा कौन सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 20th कहता है इन ए वेक्टर स्पेस द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर दिस रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस दिस, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये लिखना और फिर उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। इसको कैसे निकालोगे भाई, ये कह रखा है 3 5 -2, तो कैसे करोगे, a इंटू में पहला कोऑर्डिनेट, b इंटू दूसरा, c इंटू तीसरा, यही एज इट इज आ जाएगा। पहले के आगे आपको देखो, इसके आगे कितना लिखना पड़ेगा 3, इसके आगे कितना लिखना पड़ेगा 5, इसके आगे कितना -2, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। आज हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे, बचे हुए 10 क्वेश्चन हम कल करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।